हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस के 16 चैप्टर को स्टार्ट करें जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हम जो चीज़ों को देख पाते अपने आसपास, पेड़ पौधे, पक्षियाँ, कुर्सियाँ, वस्तुएं, ये सारी चीज़ों को हम देख पाते हैं। ठीक है, इनको हम कैसे देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दृष्टि द्वारा ही इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो इसके लिए हम अपनी आँखों का यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ये जानना है कि इन वस्तुओं का दृश्य कौन बनाता है कि हमें ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि हम केवल नेत्रों के द्वारा वस्तु को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम केवल नेत्रों से इन वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। जब तक कि हम उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश ना करे, हम उस वस्तु को नहीं देख सकते। क्योंकि जब वो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, कोई प्रकाश, तो ये क्या होती है कि ये परावर्तित होती है। ठीक है, ये परावर्तित होने के कारण ही हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अब हम देखते हैं इनके लिए परावर्तन के नियम, यानी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक यहाँ पे एक पेपर लिया गया है वाइट, और उस पर क्या एक समतल मिरर, ठीक है, एक समतल दर्पण लगा दिया गया, और यहाँ पे एक कॉम्ब लिया गया है, कंघी। उसको जो है ब्लैक पेपर से पूरी तरह से ढक के बीच में ओनली एक पॉइंट सा इस तरह से उसको खाली रखा गया। तो उसको लाइट पीछे से टॉर्च से क्या किया गया कि एक ऐसे एंगल पे रखा गया है कि जो इसमें से प्रकाश होकर गुजर रही थी वो यहाँ समतल दर्पण पर पड़ रही थी, और समतल दर्पण में पड़ने के बाद ये परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो ये जो रे यहाँ पड़ रही है इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और इसको रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो दर्पण से टकराने के पश्चात, ठीक है, प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाता है। तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश किरण जो है एक आदर्शीकरण है। ठीक है, ये वास्तव में हम कहते हैं कि यह एक किरण है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक किरण पुंज होता है पूरा। ठीक है, इसलिए हम इजी वे में कहने के लिए कहते हैं कि ये किरण है। आगे है एक, उसको अब हमने जो अभी प्रैक्टिकल किया उसको अब हम पेपर पे उसको बना के बताएंगे कैसे क्या है। तो यहाँ पे एक मिरर की लाइन बनाई गई, इसके पीछे कुछ पॉलिश किया होगा तभी ये मिरर होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हमने एक इंसिडेंट रे बनाई जो कि आपतित किरण है, और उसके बाद ये यहाँ पे परावर्तित होती हुई। ठीक, तो यहाँ पे ये जो आपतित है और ये परावर्तित यानी कि इंसिडेंट रे, ठीक है, आई, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे यानी आर। ठीक है, इसके बीच बिल्कुल एक सीधी रेखा खींची गई है। ठीक है, जो ये बिल्कुल इसके अभिलंब यानी परपेंडिकुलर में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ पे ये अभिलंब बिंदु इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो एंगल बनाएंगे, ठीक है, इसको एंगल आई से बताया जाता है, जिसको कि आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। और ये इस साइड जो बनाएंगे इसको एंगल आर, यानी कि यहाँ पे इसको परावर्तित कोण कहा जाता है। यहाँ पे दिखाया गया है जो हमने अभी बनाया। ठीक, आगे हम चलते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पे बताते हैं कि आपतन कोण, ठीक है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपतन कोण जो है वो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन के नियमों में का एक नियम है। ठीक है, ये पहला नियम हो गया हमारा कि एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है, आगे है एक दूसरा क्रियाकलाप किया गया है। उसी पेपर वर्क जो सब किया गया था वहाँ क्या किया गया, यहाँ पे एक कट मार दिया गया है पेपर पे, जो कि पेपर थोड़ा सा टेबल के बाहर है। उसके बाद पहले तो ठीक था, पहले तो पूरी रेज आ रही थी। उसके बाद क्या किया गया, जहाँ से पेपर कट था वो यहाँ के साइड को देखिए नीचे की तरफ मोड़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या पता चला हमें, यहाँ पे जब रेज़ इधर से आ रही थी तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आगे नहीं पहुँची। तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी सतह जो है एक तल पे एक समान तल पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चलता है कि आपतित किरण, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे जो है वो आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक तल पर होते हैं। ये जो आपतित किरण हो रही है यहाँ पे आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है और परावर्तित किरण ये सभी एक तल पर होते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से जब शीट को मोड़ दिया तो वहाँ पे परावर्तित हमें किरण नहीं दिखाई दी। ठीक है,
आगे हम अगला जो एक प्रैक्टिकल किया गया उसको देखते हैं। एक प्रैक्टिकल किया गया है, यहाँ पे एक नीचे दर्पण लिया गया है PQ नाम का, ठीक है। यहाँ O से लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट कराया जा रहा है, ठीक है। 2 रेज़ यहाँ पे आ रही है, अब ये दोनों सीधे रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, यानी कि OA जो है AB में और OC CD में, ठीक है। सेम वही प्रक्रिया की गई है। यहाँ पे एक इसके अभिलंब यहाँ पे खींचा गया है और फिर क्या किया गया, इस बिंदु को पीछे ले जाके कहीं मिलाया गया है, ठीक। और आगे यहाँ पे ये E में आगे जाके ये बनेंगे। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने जो यहाँ पे I जो हमने देखा वो एक जो आभासी प्रतिबिंब हो रहा है। यहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है कि हम जब भी एक मिरर देखते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो दाहिना है उसमें हमें बायां दिखता है और जो हमारा बायां है वो दाहिना दिखता है, तो उसे कहा जाता है पार्श्व परिवर्तन। आगे है नियमित तथा विसरित परावर्तन, ठीक है। यहाँ पे एक अनियमित सरफेस लिया गया है और एक नियमित लिया गया। तो सबसे पहले हम अनियमित वाले सरफेस पे देखते हैं। तो इस पे एक समान जो है लाइट यहाँ पे आपतित हो रही है। यहाँ पे एक समान जब लाइट आपतित हो जा रही है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि ये जो है जो परावर्तित हो रहे हैं वो एक साइड नहीं हो रहे, कोई किसी भी तरफ हो रहा है, क्योंकि ये सरफेस जो है अनियमित है। तो जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है, यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आगे है दूसरा, यहाँ पे एक नियमित लिया गया है सरफेस, ठीक है। यहाँ एक बिल्कुल रेगुलर सरफेस है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब एक तरह से एक समान लाइट पड़ रही है तो ये सब जो परावर्तित हो रहे हैं वो एक साइड को परावर्तित हो रहे हैं, ठीक। इसे कहा जाता है रेगुलर रिफ्रैक्शन, यानी कि नियमित परावर्तन। आगे है कि क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं, ठीक है। हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं जो कि परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं, जैसे कि चंद्रमा जो है वो सूर्य के से जो प्रकाश जो प्राप्त करता है यानी परावर्तित प्रकाश को, उससे हम चंद्रमा को देखते हैं। तो जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। और कुछ पिंड जो हैं वो स्वयं ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती और विद्युत लैंप, ठीक है। तो हम इन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, यानी कि जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होंगे वो प्रदीप्त होंगे और जो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होंगे वो दीप्त होंगे। आगे है परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, ठीक है। एक रेस यहाँ पे जैसे कि हमने बताया अभी कि आपकी जो है अभी ऐसे ही जाके परावर्तित हुई, क्या इस रेस को वापस से हम परावर्तित कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखने के लिए यहाँ पे हम एक देखते हैं कि जब यहाँ पे बाल काटा जाता है तो हम अपने बाल काटना या फिर कोई पीछे अपनी कोई चीज़ देखने के लिए हम मिरर के आगे बैठ के पीछे एक दूसरे मिरर का यूज़ करके उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ जो वहाँ पे परावर्तन एक हो रहा था, हमें परावर्तन के कारण सामने दिखाई दे रहा था, जो पीछे की वस्तु दोबारा से हम उसमें से देख रहे हैं वो हो गया हमारा कि वो फिर से परावर्तित हो रहे हैं। इसके लिए आगे हम देखते हैं बहुप्रतिबिंब, ठीक है। एक समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। आगे है कि एक 2 समतल दर्पण लिए गए हैं, ठीक है। 2 समतल दर्पण को इस तरह एंगल बना के रख दिया गया और यहाँ पे एक कॉइन रख दिया गया। इस कॉइन को अब यहाँ से देख रहे हैं तो कितने सारे इसमें हमें इसके इमेजेस मिल रहे हैं, 1 2 3 इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह इसको अलग अलग एंगल पे करने के बाद सीधे करके अगर हम एक दूसरे के सामने सीधे रख दें तो भी हमें बहुत सारे एंगल इसमें दिखाई देंगे, बहुत सारे प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या क्लाइडोस्कोप में बहुत सारे पैटर्न को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस हमें मिल रहे हैं इस वजह से। तो बहुमूर्तिदर्शी में यहाँ पे एक apparatus बनाया गया है, एक ट्यूब ली गई है जो कि बिल्कुल यहाँ पे बेलनाकार है, ठीक है। इसके अंदर ये जो है मिरर का प्रिज्म जैसा एक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ ऐसा बनाया गया है, ठीक है। और इसको इसके अंदर ले जाके पैक कर दिया गया। उसके ऊपर एक प्लेट रखी गई जिसमें एक छेद किया गया है और उसके नीचे क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ रंग बिरंगे कांच के टुकड़े अंदर रख के फिर इसको ऊपर से पैक कर दिया गया।
उसके बाद जब इसको देखा जाता है, ठीक है, मिरर तो इसके अंदर है ये, तो उसके इमेजेस बहुत सारे बनेंगे, तो फिर उसके अंदर छिद्र से देखने पर इसमें बहुत सारे पैटर्न डिज़ाइन मिलते हैं। तो इन सारे डिज़ाइनों का उपयोग जो होता है, जो डिज़ाइनर होते हैं और बहुत सारे जो होते हैं, वो अलग अलग पैटर्न को बनाने के लिए, कल्पना करने के लिए इस क्लाइडोस्कोप का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। हमें क्लास 7 में देखा था कि सूर्य का प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसमें 7 रंग होते हैं, जिसके लिए हमने एक प्रिज्म लिया था। ठीक है, प्रिज्म में से एक रे गुजारते हैं, तो ये 7 किरणों में इस तरह से विभक्त हो गई थी। आगे है हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। ठीक, और उसके पहले हमें सूर्य के अगर प्रकाश को देखना हो कि कैसे उसमें कलर्स हैं, तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप बताई गई है। एक पानी में एक मिरर रख दिया गया है, ठीक है, और उसको ऐसे जगह रखा गया है जहाँ पे एक रोशनी आ रही होगी, मतलब धूप आ रहा होगा, उस पर पड़ता होगा। ये यहाँ से जो परावर्तित होगा इस मिरर से, जो रेस यहाँ से जो परावर्तित होगी किरणें, उसे आप क्या, उसे एक दीवार पर या किसी सफ़ेद पृष्ठ पर उसको परावर्तित करो, तो आपको वहाँ पे कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। तो हमें पता है कि हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। तो ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, हमारे नेत्र की आकृति जो होती है वो गोल होती है, ठीक है, लगभग गोलाकार है। तो नेत्र का जो बाहरी आवरण होता है वो सफ़ेद होता है और कठोर होता है, ताकि हमारे नेत्र के जो आंतरिक भाग हैं वो दुर्घटना से उनका बचाव हो सके। ठीक है, इसके आगे एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट आगे का भाग एक कॉर्निया होता है या स्वच्छ मंडल होता है। यहाँ पे हमें कॉर्निया दिखाई दे रहा है, ये जो सबसे बाहर का भाग है। ठीक है, ये कॉर्निया होता है। उसके बाद कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं, जिसे आइरिस या परितारिका कहते हैं, जो ये हमें ब्लू या ब्लैक कलर में थोड़े दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। ठीक, पुतली के साइज़ को आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसको आइरिस के जो मसल्स होते हैं वो बड़े छोटे, मतलब जब रोशनी आएगी तो वो क्या होंगे, सिकुड़ जाएंगे, और जब रोशनी नहीं रहेगी तो वो फैल जाएंगे। ठीक है, परितारिका यानी आइरिस ही जो होती है हमारी आँखों को रंग प्रदान करती है, इसलिए हम कहते हैं किसी के आँख भूरे दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, नीले दिख रहे हैं। ठीक है, ये आइरिस जो होती है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, क्योंकि जब हम बहुत तेज़ लाइट में होते हैं तो हमारी आंखों की जो ये आइरिस होती है वो सिकुड़ के उस रेज़ को वहाँ हमारी आंखों में उस तरह से एक लिमिटेड में पहुँचाती है, और जब हमें नहीं चाहिए होता तो वो फैल जाती है ताकि हमें ज़्यादा वस्तुएँ दिखाई दें। आगे है पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। ठीक है, केंद्र पर मोटा, हमने इस लेंस की बात की थी कि जो लेंस केंद्र में मोटा होगा वो होगा उत्तल लेंस, और जो लेंस केंद्र में पतला होगा वो होगा अवतल लेंस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लेंस प्रकाश को जो है आँखों के पीछे एक परत पर फोकस करता है। ठीक है, जो कि यहाँ है रेटिना। ठीक है, रेटिना के अनेक तंत्रिका कोशिका यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दिक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से पहुँचाया जाता है। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। सबसे पहले शंकु यानी कोन सेल्स, जो कि तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, यानी जो लाइट में हमें देखने के लिए मदद करती वो होती हैं कोन सेल्स या शंकु। अगली है शलाकाएँ यानी रॉड सेल्स, जो मंद को प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। इसके अतिरिक्त शंकु जो होता है वो रंगों की सूचनाएं भेजता है। ठीक, दिक् तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, और इस बिंदु को अंध बिंदु कहा जाता है। एक यहाँ पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। ठीक है, इसके यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से इसको प्रदर्शित किया जाता है कि अगर इस तरह से कुछ लिया जाता है, लेफ़्ट में एक क्रॉस और यहाँ पे एक राउंड लिखा जाता है, तो अगर हम लेफ़्ट से क्या करें कि एक बिंदु को देखें तो अगली बिंदु हमें दिखाई नहीं देगी, तो वो क्या होता है कि उसका इमेज जाके हमारे ब्लाइंड स्पॉट पे पड़ता है। ठीक है, रेटिना पे बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है, यह लगभग 1/16वें सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति 16 सेकंड या इससे अधिक दर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। मतलब ये है कि हमने कोई प्रतिबिंब देखा
और उसे हमने तुरंत हटा लिया, तो वो तुरंत नहीं हटती, वो करीब 1/16 मतलब कि आपका 1/16वां सेकंड का जो भाग है उतने तक ये हमें दिखाई देती है। यानी कि इस भाग तक अगर दूसरी वस्तु आती जाती रहेगी तो हमें क्या लगेगा कि चलचित्र है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक क्रियाकलाप किया गया, यहाँ पे एक रस्सी से एक पेपर में यहाँ पे आपको चिड़िया और एक पेपर पे पिंजरा बना हुआ रख दिया गया। उसके बाद क्या किया गया, इस धागे को खूब तेज़ से खींचकर उसको जो है छोड़ दिया गया। तो क्या हो गया, मूव करेंगे तो हमें दिखाई क्या देगा, इस यहाँ पे जो चित्र होगा हमें दिखाई अलग तरीके का दिखेगा कि यहाँ पे जो चिड़िया है वो पिंजरे में है। ठीक है, तो हम जो चलचित्र देखते हैं वो वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयोग क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्राय 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। आगे है कि हमारी नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए हमारी जो प्रकृति है उसको पलकें प्रदान की है। ठीक है, ये पलकें जो होती हैं अनावश्यक जो प्रकाश होती हैं, धूल के कण, इन सबको अंदर आने से रोकती हैं। नेत्र बहुत ही अद्भुत यंत्र है। ये सामान्य नेत्र जो होते हैं ये दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टतया देखते हैं। ठीक है, और जो होते हैं न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु को स्पष्टतया देखता है वो हमारी आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। और जो सामान्य नेत्र की दूरी है किसी वस्तु को पढ़ने के लिए या देखने के लिए वो होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि किसी मनुष्य को दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और निकट की दिखाई देती हैं, उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। और वहीं किसी को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और निकट की नहीं, उसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। ठीक है, आगे है इसके लिए उचित लेंसों का उपयोग किया जाता है यानी इसका उपचार हो सकता है। कभी कभी वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली होने लगती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेंस होते हैं वो धुंधले होने लगते हैं हमारी आँखों के, और इसको कहा जाता है मोतियाबिंद। ठीक है, जिसमें हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। कभी कभी ये अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है और इस दशा में यहाँ पे चिकित्सा करके यानी कि उसकी सर्जरी करके अपारदर्शी लेंस को हटाकर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आगे है नेत्रों की देखभाल। ठीक है, हमें अपने नेत्रों की देखभाल करना भी आवश्यक है। तो ये कहा जाता है अगर हमें दिखाई ठीक से नहीं दे रहा है तो उचित चश्मे का उपयोग करें। ठीक है, और नेत्रों को बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश से बचाएं क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र में जो है खिंचाव होता है और सर दर्द हो सकता है, और सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश या लेज़र टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। आगे है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें कि विभिन्न आकृतियों के नेत्र पाए जाते हैं। केकड़े यानी क्रैब में जो नेत्र होता है वो चारों तरफ देख सकता है। ठीक है, इसी पर तितली के जो होते हैं वो बहुत बड़े नेत्र होते हैं जो छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं। केवल अपने सामने या फिर पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे भी देख सकते हैं। उल्लू जो होता है वो रात में भी अच्छी तरह से देख सकता है लेकिन वो दिन में नहीं देख पाता है, और इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी यानी चील गरुड़ जो होते हैं वो दिन में अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन रात में नहीं। उल्लू के नेत्र में एक बड़ा कॉर्निया और बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, इसलिए उसे रात को दिखाई देता है। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएँ यानी रॉड सेल्स होती हैं, केवल कुछ ही शंकु होते हैं यानी कोन सेल्स होती हैं, और इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक यानी कोन सेल्स अधिक होता है और रॉड सेल्स कम होती हैं। आगे है नेत्र के बचाव में कि सूर्य या शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। ठीक है, और अपने नेत्रों को हमें कभी भी रगड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई धूल के कण आ जाए या कुछ लग जाए तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला है हमेशा पढ़ने वाली चीज़ों को एक सामान्य दूरी पर यानी 25 सेंटीमीटर पर रखकर ही पढ़ना चाहिए। आगे है नेत्रों की सुरक्षा के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें हमें विटामिन ए का अभाव नहीं होने देना चाहिए क्योंकि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग होती है। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। ठीक है, इसमें जो गाजर होते हैं, फूल गोभी, हरी सब्जियां, ये जैसी चीज़ें होती हैं, कॉड लीवर तेल, ठीक है, ये सारी चीज़ों में विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके अलावा अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल, आम, पपीता, ये सारी चीज़ों में भी पाया जाता है। आगे चाक्षु विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसको दृष्टि से संबंधित बीमारियां होती हैं जो नहीं देख सकते, ठीक है, वो भी आराम से किसी चीज़ को पढ़ लिख सकते हैं।
यहाँ पे इनके लिए जो है एक ब्रेल पद्धति लाई गई थी। इसको लुई ब्रेल ने लाया, जो कि खुद ही एक चक्षु विकृति के व्यक्ति थे जो देख नहीं सकते थे, ठीक है। इसलिए उन्होंने एक ब्रेल लिपि लाई। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई थी। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। इसके लिए आगे बताया गया है कि जो ब्रेल में करीब 63 बिंदुकित पैटर्न या छाप है, ठीक है। और प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, समान शब्द या फिर व्याकरणकारी चिन्ह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों, ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में 3 बिंदु हैं, ठीक। तो यहाँ पर उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों और कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए नीचे बताए गए यहाँ पे, जैसे कि कैट, ठीक है। यहाँ पे कैट के लिए इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया जाता है, एंड के लिए इस तरह से कॉमा यहाँ, ठीक है। तो इन पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये जो चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं। और स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है। चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति जो होते हैं ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानते हैं। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर होती हैं और यहाँ पे प्रत्येक छाप को उन्हें स्मरण करना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे और आज का हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश सभी पृष्ठों से परावर्तित होता है, जैसा कि हमने देखा था। जब प्रकाश किसी चिकने, पॉलिश किए हुए या नियमित पृष्ठ पर परावर्तित होता है तो वहाँ से नियमित परावर्तन होता है। विसरित या अनियमित परावर्तन खुरदरे पृष्ठों से होता है। परावर्तन के 2 नियम थे, एक तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब एक ही तल में होते हैं। अगला है दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि हमें दायां बायां दिखता है और बायां दायां। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण अनेक प्रतिबिंब बना सकते हैं। बहुलित परावर्तन के कारण क्लाइडोस्कोप में सुंदर पैटर्न बनते हैं। सूर्य का प्रकाश जो श्वेत प्रकाश कहलाता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश के अपने घटक रंगों में विभक्त होने को विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। यानी एक प्रकाश है और कई रंगों में टूट गया तो उसको विक्षेपण कहा जाता है। हमारे नेत्र का महत्वपूर्ण भाग है कॉर्निया, आइरिस, पुतली, लेंस, रेटिना और दृक तंत्रिकाएं। अगला है सामान्य नेत्र समीप तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चक्षु विकृति या युक्त व्यक्ति पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, यानी कि जो देख नहीं सकते वो ब्रेल लिपि का यूज़ करते हैं। और चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपने दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्ण से विकसित कर लेते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो बोलने सुनने की क्षमता को वो बढ़ा लेते हैं। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।